54 सीरीज एग्जम्पशन के बारे में बात करता है। तो 54 सीरीज जब एग्जम्पशन के बारे में बात करता है, वही था, किसको मिलेगा, कौन सा एसेट्स बेचोगे तो मिलेगा, वो बेच के खरीदना क्या होगा, या कभी कभी इन्वेस्ट कहाँ करना होगा, लिमिट, अमाउंट ऑफ सीजी जितना है उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कैलकुलेशन करना हो। अब कभी कभी वो एग्जाम्शन जो आपको दिया गया है वो वापस भी ले लेती है सरकार, यदि कुछ कंडीशन जो बोला गया फुलफिल करने से बचे तो। मतलब खरीदे तो थे, लेकिन उस नए एसेट्स को खरीदने के बाद उसे एक मिनिमम पीरियड तक होल्ड करना होगा। चलिए, आप लोगों को इस लेवल पे नहीं ले जाता है, बट ऐसी भी एक बातें उसमें होंगी। जिस एसेट्स को खरीदे हो उसको एक मिनिमम पीरियड तक क्या है, होल्ड करना होगा। नहीं तो जो एग्जम्पशन आपको दिया गया है, मिनिमम पीरियड पे होल्ड नहीं करके आप किसी को बेचोगे, तो जब बेचोगे तब उससे वापस ले लेंगे। कैसेट्स कब तक खरीदना होगा, तो कुछ में है कि बेचने के पहले एक समय है, 54 और 54F में क्या है, वो 1 ईयर है। और बेचने के बाद का एक समय है, लेकिन बेचने का बाद यदि 2 या 3 साल है तो बीच में तो हमको एक डिटेल भी गवर्नमेंट को देना है। उस दिन तक यदि आप नहीं दिए, मतलब रिटर्न जमा करने के पहले तक खरीदे नहीं हो, अब रिटर्न जमा करने की तारीख कभी 31 जुलाई मिलेगी, कभी 31 अक्टूबर मिलेगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो फिर यदि आपने नहीं खरीदा तो उस अमाउंट को कहीं ना कहीं कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में क्या करना होगा, जमा करना होगा। और जमा किए हुए अमाउंट से वो एसेट्स खरीदना होगा फ्यूचर में। नहीं खरीदे तो भी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। तो विड्रॉ वाला ऑप्शन तो छोड़ो, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एग्जम्पशन तक है। तो 54 54F के बाद 54B को भी उसी नजरिए से पढ़ते हैं। 54B सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है, इंडिविजुअल और HUF को मिल रहा है। एसेट्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी, ध्यान रहे यहाँ शॉर्ट टर्म भी है, नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है। बस एसेट्स कौन सा है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल की परिभाषा देख चुके हो, आबादी के आधार पे 2, 6 और 8 किलोमीटर का रेंज। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचे हो, अब उस लैंड को सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एग्रीकल्चरल के लिए यूज भी करना होगा। और वो यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इमीडिएटली, जिस दिन बेचे हो उसके पिछले 2 साल तक आप कहीं ना कहीं उससे यूज क्या है, कर रहे थे एग्रीकल्चरल पर्पज में। आप करो या फिर आपके पेरेंट्स करें। तो ध्यान रहे, शहर की खेती की जमीन यदि बेचे हो, है बोलोगे शहर में कहाँ से एग्रीकल्चरल लैंड आ गया। साइंस सिटी के पास जाओगे या ITC होटल, तो उसके ठीक अपोजिट की तरफ शहर ही है, बट अभी भी वहाँ खेती होती है। तो वो सब कौन सी कैटेगरी में आ गया, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। उनको बेचे हो सीजी आया, बट कंडीशन है कौन सा एसेट खरीदना होगा। आपको फिर से एक अनदर एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, खरीदना होगा 2 साल के अंदर। और नहीं खरीदे तो CGDS में रखो और उस दिन के अंदर खरीदो। तो CG 54B क्या करना है,
अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच करके फिर से एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, खरीदना पड़ेगा। अब रहा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में मिले, कितना मिलेगा, सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, यानी कैलकुलेशन नहीं है, नेट कंसीडरेशन वाला, कितने का खरीदे हो सीधा माइनस। फिर एग्जाम्शन का विड्रॉल, चलो आपको नहीं सोचना है, वापस ले लिया जाएगा। तो 54B, छोटा सा सवाल आपका है, 54B में CN14, तो क्लास नोट्स का 14 नंबर सम, क्लास नोट्स का 14 नंबर सम कहता है कि मान लो मिस्टर एक्स का मुंबई में एक एग्रीकल्चरल लैंड था जो उन्होंने जुलाई 2012 में खरीदा था 3 लाख में। सरकार ने उसे कंपल्सरली एक्वायर कर लिया। तो ध्यान रहे, वो जो ट्रांसफर की परिभाषा है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और व्यापक है। मतलब ट्रांसफर आपने देखा था कि कैपिटल गेन होने से हुआ, और कैपिटल एसेट्स और ट्रांसफर दो वर्ड जुड़ा तो कैपिटल गेन क्या हुआ, अराइज हो गया। तो फिर उसी से रिलेटेड ट्रांसफर की परिभाषा में 247 एडवांस लेवल पे बहुत सारी बातें हैं, तुम्हारे लेवल पे बहुत छोटी सी चीज है कि आपने कभी बेचा, एक्सचेंज किया, रिलिंक्विशमेंट छोड़ दिया, तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, अधिकार का खत्म होने को बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट। कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गया किसी भी लॉ के तहत। सरकार कभी कभी रास्ते, ब्रिज कुछ बनाने के लिए किसी की जमीन को कंपल्सरली क्या करती है, एक्वायर कर लेती है। तो सरकार जो ली वो तुम्हारे लिए ट्रांसफर माना जाएगा, क्योंकि बदले में सरकार पैसा देती है, वो भी ट्रांसफर है। कहीं इन्वेस्ट किए हो बॉन्ड में, तो बॉन्ड कैपिटल एसेट जिस दिन मैच्योर्ड हुआ वो भी माना जाएगा ट्रांसफर, क्योंकि बॉन्ड के बदले में पैसा मिलेगा। आपका कोई भी कैपिटल एसेट्स को जिस दिन स्टॉक में कन्वर्ट करोगे, स्टॉक में कन्वर्ट करने के दिन भी माना जाएगा ट्रांसफर। सवाल लिए थे ज्वेलरी वाला। बाकी दो केसेस भी स्पेशल है, चलो जरूरत नहीं है उतना कुछ एडवांस। तो ये सब ट्रांसफर की परिभाषा है, और परिभाषा अपने आप में बहुत ही व्यापक है। तो जो सवाल अभी देखा कि सरकार ने एक्वायर किया, ये भी ट्रांसफर, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि पैसा मिला तो हम लोग सेल की तरह तो ले ही लेते। 9 लाख में बेचे थे, मतलब सरकार ने एक्वायर करके दिया। एक्स ने फिर से एक एग्रीकल्चरल लैंड 1 मार्च 2024 को खरीदा। इसका मतलब ये है 54B का एग्जम्पशन होगा। तो पहले तो नॉर्मल सीधी जैसे निकालते हो निकाल, तो कैलकुलेशन करो। हम नंबर 14 के लिए किसन, तो सिंपल एक सीधी का कैलकुलेशन जैसे करते हो,
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 9 लाख, इंडेक्सेशन ले लो। कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर कैपिटल एसेट्स का जब डेफिनेशन आप दे रहे थे तो उस दिन तो आप बोले थे कि एग्रीकल्चरल लैंड एसेट्स नहीं है, तो फिर सीधी काहे कैलकुलेट हो रहा है? क्योंकि 6 एसेट्स के बारे में बोला गया था, एग्रीकल्चरल नहीं, सॉरी एसेट्स नहीं है। तो ध्यान देना, उसमें वर्ड में था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ये अर्बन है, इसलिए इसका सीधी कैलकुलेट हो रहा है। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में तो कैलकुलेशन ही नहीं करते, क्योंकि वो सीधी में आएगा ही नहीं। इसलिए लोग गांव में जो खेती की जमीन बेचते हैं उनको कोई टैक्स वैक्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो सीधी जो आया उससे माइनस कर लो सीधे सीधे। इंडेक्स 12-13 का डिवाइड है और तुम्हारा क्लियर है। तो भले ही 5 में खरीदे हो, सीधी तो 378 ही है, तो लोअर ही माइनस हुआ। ये है 54B। 4 एग्जाम्पशन जैसे मैंने कहा तुम्हारे सिलेबस में है। तो 54B के बाद चले आओ 54EC। 54EC में चले आया तो फिर वही पढ़ते हैं, वही नजरिया। अब तक जितना एग्जाम्शन पढ़ा सब में या ज्यादातर में वही है कि कुछ बेच के कुछ खरीदना है। तो कुछ लोगों का कंप्लेन था, सर हमको नया खरीदना ही नहीं है, तो फिर क्या मुझे एग्जाम्शन नहीं मिलेगा? सरकार बोलती है ठीक है, तो एक ऑप्शन और है, और उसी ऑप्शन का नाम है, नहीं CGDS में पैसा डाल भी दिए ना तो भी खरीदना तो पड़ेगा उस समय के अंदर। उस पैसे से भी तुमको उस समय के अंदर क्या है, खरीदना पड़ेगा वो चीज। बट उस केस में तुम्हें खरीदना ही नहीं है कुछ, तो पैसा 54EC उसका नाम है। 54EC क्या कहता है, ये किसको मिलेगा? तो ध्यान रहे, NESSC यानी सातों को क्या बेचना होगा, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। क्या करना होगा एग्जाम्शन लेने के लिए? जिस दिन बेचे हो वहां से विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ध्यान रहे ये तारीख का अपना एक इम्पोर्टेंस हो जाता है, उसके बाद करोगे तो नहीं होगा। विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर नहीं बोला, 54F में था कि एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। मेरी से 54F में
वर्ड यदि अपने गौर करें तो देख लेते हैं कभी कभी चीजें एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहता है. 1 year 2 year from where constructed 3 year. फिफ्टी फोर एफ में कहाँ दिया है? नहीं, वो तो वापस लेने का बोल रहा है, वो दिए ही नहीं. 1 year 2 year तो ध्यान रख डेट ऑफ ट्रांसफर. ठीक है, तो वहां तो लंबा समय था, बट यहाँ यानी वो ईयर रिटर्न के बाद भी हो रहा था, मतलब प्रीवियस ईयर के बाद भी आ ही रहा था. 54 ईसी में क्या बोला? 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. तो प्रीवियस ईयर क्या है? 1/4/23 से 31/3/24. मान लो 1 मई 24 को बेचे हो 23 को, तो यहाँ से 6 महीना तो 30/11/23 ही हुआ. तो अभी प्रीवियस ईयर बाकी है, तो पहले ही खरीद लेना हो. तो within 6 months from the date of what ट्रांसफर, क्या करना होगा? पैसा इन्वेस्ट करना होगा. कहाँ? लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में. अब ये लॉन्ग टर्म का मतलब तो इन जनरल 3 साल है ही है. तो इन्वेस्ट करने का सरकार ने कुछ नाम बोला है. बॉन्ड खरीदना होगा, जो कि 3 साल बाद आपको पैसा मिलना चाहिए. वो कौन सा बॉन्ड? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड. इन सब जगहों पे यदि आपने बॉन्ड खरीदा है तो तुमको 54 EC का एग्जम्पशन मिलेगा. बट यहाँ लिमिट है, मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिलेगा. यानी इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा करोगे तो कोई लाभ नहीं है. तो ध्यान रहे 54 EC बाकियों से थोड़ा अलग रहा. अब 54 EC पे यदि सवाल बताए तो एक छोटा सा पहले ले लेते हैं 15 नंबर. एक्स परचेज किया 1000 शेयर इन्फोसिस लिमिटेड का 1/1/2019. इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड है, लिस्टेड है. 3000 पर शेयर खरीदे थे. कंपनी ने बोनस दिया 1:1 1 मई 22 को. 1/6/2023 को आपने बेच दिया 4000 करके सारा, थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑन द मार्केट. और जैसे ही ऑन द मार्केट बेचा, सीधी 112A में चला गया, जहां इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है. और लिस्टेड शेयर है तो टाइम लिमिट भी कितना? 1 साल. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, जो जो टुकड़े टुकड़े में सीखे हो. फिर क्या बोला? 1 जुलाई 23 बेचे थे 1 जून 23 को. 1 जुलाई 23 में आपने 3 लाख रुपए का NHAI का बॉन्ड खरीदा. सीधा सीधा 54 EC बोला, कंप्यूट वॉट CG. क्लियर है? तो नंबर 15 के लिए पहले तो आप अपना कैलकुलेशन करोगे. तो बोनस का अलग और बाकी का अलग अब नहीं भी करोगे तो चलेगा. रीजन, इंडेक्सेशन तो वैसे भी अलाउड नहीं है. तो डिपेंड करता है, चाहो तो एक साथ कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग. बेटर होगा एक ही साथ करो जब सीखे हो तो. सॉरी,
बोला गया कि ओरिजिनल अलग बोनस अलग, तो अलग अलग ही करो। तो लिखो पहले, फिर वही कहानी कि तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ओरिजिनल कितना शेयर खरीदे थे, तो बेचे कितना में हो, तो 1000 इंटू 4000 यानी कितना, 40 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और इंडेक्सेशन अलाउड है ही नहीं, तो सीधे सीधे लेस व्हाट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 इंटू खरीदे कितने में थे, 3000, तो 30 लाख। तो 40 से 30 चला गया, बचा कितना, 10 लाख। ऑब्वियसली एलटीसीडी ही होगा, भले ही इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। फिर बोनस कितना मिला था, 1:1। तो 1000 खरीदे थे तो बोनस भी 1000 ही मिला, और वो भी 4000 करके ही बेचे हो, तो उसका भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, 40 लाख। ओके, तो उसके बाद चला बोनस। क्लियर है। अब इस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो बोनस 1/4/2001 के बाद का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, और बोनस मिला बाद में है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हाट, नील। ओके, तो एलटीसीजी माइनस करके टोटल एलटीसीजी 50 लाख। ओके, अब इन्वेस्टमेंट एनएचआई का बॉन्ड खरीदे हो कितने में, 3 लाख में। तो 3 लाख रुपया से क्या करेंगे, माइनस, तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन वॉट, 54 EC, एनएचआई का बॉन्ड 3 लाख। तो बचा कितना, आपका बचा, ऐसे तो सीधे सीधे माइनस कर सकते थे, यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद एक और एग्जम्पशन है क्या, 1 लाख रुपए का क्या माइनस होने वाला है, ठीक है। तो सीधा सीधा वो भी माइनस कर लो, 112 का, तो बचा कितना, 46।
समझ में आया? तो ध्यान रहे, मतलब क्या है 54 EC। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक आखिरी सवाल, सम नंबर 12। सवाल पढ़ के देखो, कुछ समझ में आएगा तो पहले एक्सप्लेन करो कि क्या समझ में आया। विमल ने एक बिल्डिंग बेचा जोधपुर का, बेचने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो दिया ही, फिर उसने कहा कि नया बिल्डिंग खरीदा भी दिसंबर 23 में और NHAI का बॉन्ड भी खरीदा, घर बेचा, घर खरीदा, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, क्या लगा? 54 भी मिलेगा और 54 EC भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही मिलेगा, कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो दोनों क्या है, मिलेगा। तो एक साथ दोनों भी हो सकता है। करो खुद से एक बार इस पूरे सवाल को। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपना रह गया 15 लाख, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 30, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, और LTCG आ गया 11,57,425, ठीक है। नया घर कितने का था? पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा। और इसी में इन्वेस्ट कितना किया? 2 लाख वो मिला। बाकी का बचा हुआ क्या बोले थे, टैक्सेबल LTCG। क्लियर है? ये है चैप्टर कैपिटल गेन। तो थर्ड सेम आपके टैक्स पे यदि चला तो अपने आप को धीरे धीरे अब सही से कंपाइल कर लीजिए कि टैक्स में टोटली हाल रहा क्या। तो टैक्स का टोटली हाल ये था कि फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम हो रहा है तो सिलेबस के हिसाब से चैप्टर कुछ इतने हैं। 5 हेड के अलावा बेसिक कंसेप्ट ये एक्स्ट्रा बताए थे आपको। रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जम्पशन, एग्रीकल्चरल, तो शुरू में छोटी छोटी चीजें ही थी। सिलेबस पहले की तरह फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से इतना आएगा, बट सब मिला के 75 आएगा। और कॉस्ट की तरह ही वो बोला है कि 5 मार्क्स का 5 पूछेंगे, 10 मार्क्स का 2 पूछेंगे और 15 मार्क्स का 2 पूछेंगे। तो 15 का 2 यानी 30, 10 का 2 यानी 50,
और 5 का 5 यानी 75। अब आगे की तरह आइदर और नहीं है। अभी क्या है कि सी में बोलेगा कि 3 देखे एनी 2 करो। अब या तो एक ही चैप्टर से भी 2 सवाल हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा बोलना मुश्किल है अभी, बट मान के चलता हूँ कि 15 मार्क्स में एक सैलरी जरूर होगा। एक हाउस प्रॉपर्टी भी क्या है, जरूर होगा। और प्रिडिक्शन थोड़ा उल्टा सीधा है, मेरे को लग रहा है कहीं गड़बड़ कर गया हूँ। एक हो सकता है कौन सा हो जाए, पीजीबीपी हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन के हिसाब से गलत लगा। 3 एनी 2 में एक कैपिटल गेन होगा। अब किधर होगा ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम सिलेबस से तो बोलना मुश्किल। हो सकता है कि सैलरी से 2 सवाल हो, तो थोड़ा ये वाला ऑप्शन ही थोड़ा चेंज करके बाकी, और 5 वाले में कोई 7 क्वेश्चन दे के आपसे एनी 5 पूछ ले। 7 दे के क्या करें, तो ये एग्जैक्ट यही होगा ये तो मैं नहीं बोल सकता, बट करीब करीब पकड़ ले। तो इधर जो भी हो आगे पीछे उसका टेंशन मत लो। टेंशन सिर्फ इस बात का लो कि सारे चैप्टर्स को सही से कर लेना है। जो ये सीखे हो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, अभी ये सीखे हो इससे भी ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये सीख चुके हो इससे भी ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी ऊपर जो देखे हो वो मैक्सिमम सीख चुके हो, बट इतना श्योर हो कि जितना सिखाया हो उसके बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा सही से बचा हुआ जो 2 है वो भी चलो खत्म कर लिया जाए एक रेंज तक। तो पीजीबीपी में थोड़ा सा हो सके तो मैथ में मे भी नहीं भी दिया होगा वो सवाल तो करवाऊंगा, क्योंकि लगता है कि कहीं वो दे सकता है पार्टनरशिप से रिलेटेड। चलिए, तो लास्ट के 2 चैप्टर में अभी अपने बात करने वाले हैं किसका, पीजीबीपी का। थोड़ा सा जितना जल्दी खत्म करके हो सके तो अल्टरनेट डे पे टेस्ट रख दूंगा, थोड़ा देख के उसे प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए।